दोस्तों नमस्कार, मैं राहुल पांडे और हमारे विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जिस तरह आपको मालूम है कि हम हर रोज एक कार्यक्रम करते हैं राजनीतिक खबर को लेकर, और जिस तरह से देश में जो चुनावी माहौल है उस पर हम चर्चा करते हैं। महाराष्ट्र में और झारखंड में अभी चुनाव हो रहे हैं, उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और इस चर्चा में हमारे साथ में अनिल भाई पटेल हैं। अनिल जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप नमस्ते। अपना कीमती समय देते हैं। तो अनिल जी, मेरा पहला सवाल है, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को बीजेपी ने कैसे फंसा दिया है? देखिए, कुल मिला के सीट शेयरिंग की बात है। सीट शेयरिंग तो चलो हो गई, एकनाथ शिंदे ने भी अपनी तरफ से कुछ लोगों को घोषित कर दिया। एनसीपी ने भी कुछ तरह से, जो जिसान थे जिनके फादर की हत्या हुई थी, बाबा सिद्दीकी, वो एनसीपी में शामिल हो गए, वो हो गया। बीजेपी अपने हिसाब से 99 सीट कर दी और भी हो जाएगा। स्मूथ लगता है सुनने में, लेकिन कल्याण थाने में कल्याण नाम का एक जगह है। कैसे फंसा दे जो पूछा, उसका मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। वहाँ पर एक गणपत नाइक नाम के जो हैं बीजेपी के दबंग नेता थे। कुछ समय पहले उन्होंने थाने में जाके एकनाथ शिंदे के नेता को गोली मारी। वो वीडियो आपने देखा होगा, सीसीटीवी आया था कुछ समय पहले। बहुत नाराजगी थी दोनों जूथों में। भैया, कोई बोलता बीजेपी कहती थी हमारी सरकार है, एकनाथ शिंदे कहते सीएम हमारा है तो हम हमारी सरकार है। खींचतान हुई लोकल। अब बीजेपी ने किया, हालांकि बहुत विरोध था, लोकल जो लोग थे उन्होंने बहुत विरोध किया था, खास करके एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना, उन्होंने भाई इसको टिकट तो नहीं मिलना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने क्या किया, वो तो जेल में है भाई साहब, क्योंकि उन्होंने फायरिंग की थी, सब दिखता था। उनकी पत्नी को टिकट दे दिया। ऐसे एक दो नहीं, कई सारे जगह पर यह हुआ, क्योंकि बेसिकली आप देखो, जो शिवसेना है वो साथ में लड़ी थी 2019 के चुनाव में, ओरिजिनल शिवसेना। अब स्थिति ये अलग हो गए सब, ठीक है। एकनाथ शिंदे अलग हो गए। अब साथ में लड़ने के बावजूद में जो व्यक्ति जहां लड़ा था, स्वाभाविक से उसकी सीट होनी चाहिए। बीजेपी जहां लड़ी थी वहां उसकी सीट, और जहां एनसीपी लड़ी थी, जहां शिवसेना लड़ी थी उसकी सीट। लेकिन क्या, जब सीटों का बंटवारा हुआ तो वो हो गया आगे पीछे। उस समय उद्धव ठाकरे थे, अब एकनाथ शिंदे हैं। अब जो उद्धव ठाकरे के भाग में जो आया, जहां जीत सकता था एनसीपी शिवसेना, अब वहां बीजेपी ने अपना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रख दिया है। अब एकनाथ शिंदे ये इसलिए परेशान है कि अगर जहां जहां आपके दबंग लोग हैं, या जहां जहां हम हार रहे हैं, वहां पर आप, वहां जो है आपने हमको टिकट नहीं दिया है, आपने सीट शेयरिंग इस तरह से की है, और आप हमेशा बड़े भाई की तरह हमसे बर्ताव कर रहे हो। और उससे मजे की बात ये थी कि जब दिल्ली जाना था तो खाली फडणवीस, इसके बाद एक और नेता हैं प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार, ये सब एक चार्टर में बैठ के दिल्ली चले गए। एकनाथ को पता ही नहीं था, वो गुवाहाटी घूम रहे थे, वो शायद वो कामाख्या गए थे, वहां से आगे कोंकण से मुंबई में प्रचार में लगे। बाद में उनको पता चला, मुझे तो बुलाया ही नहीं गया। अब समझो, मतलब अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो सामने बात आ रही है कि अब इनको लगने लगा है कि अब हो सकता है बीजेपी हमको मक्खी की तरह, चाय में मक्खी की तरह, दूध में मक्खी की तरह निकाल के फेंक दे, हमारा उपयोग हो रहा है। बीजेपी के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जो लाडली बहला योजना है, या लाडली भाऊ योजना है, या किसानों को, वो हमारी योजना है, हमने मध्य प्रदेश में उसको लागू की थी और यहाँ लागू की थी। ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी योजना है, मैं दे रहा हूँ। वित्त मंत्री कह रहे हैं, वहाँ के जो वो कह रहे हैं मैं दे रहा हूँ। उसके कारण क्या है, बीजेपी को ये बात का एहसास है कि वो सबसे ज़्यादा सीटों पर लगी। शायद भले उसने 99 घोषित किया, लेकिन कम से कम 140-145 सीट पर लड़ने की वो है। उसको लग रहा है कि अगर कुल मिला के हमारी 120 सीटें आती हैं, 120 सीट, तो हमको चाहिए कितनी, 145 चाहिए आसपास। और अगर हम केंद्र में हम हैं तो शायद हो सकता है कि अजीत पवार को साध लें, क्योंकि उसको तो कम ही सीट चाहिए, 40-50 सीट चाहिए, उसकी 20-25 सीट आ जाएगी। और हालांकि एक बार तो तुम टूटे ही हो शिवसेना में से, एक बार और तुम्हारे में से और 15-20 लोगों को हम तोड़ लेंगे। ये चिंता जो है वो अब एकनाथ शिंदे को सताने लगी है। और उनका तो अस्तित्व का सवाल है ना। देखो, जिस तरह जो उद्धव ठाकरे का अस्तित्व का सवाल है, क्योंकि दोनों में से जो बढ़ जीतेगा, अगर एकनाथ शिंदे जीतते हैं तो खत्म हो जाएंगे भाई, ओरिजिनल शिवसेना ये साबित हो जाएगी और उद्धव खत्म हो जाएंगे। दूसरी तरफ वहाँ भतीजे और चाचा की बात है, अगर
शरद पवार जीतते हैं, जैसा कि उनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लोकसभा इलेक्शन में, अगर चाचा जीते हैं सीधे तौर पे तो अजीत पवार खत्म, अजीत पवार जीतते हैं तो चाचा खत्म, उनका एक तो दूसरे अस्तित्व का वजूद की लड़ाई। हाँ, लेकिन अब सवाल ये है कि ये समझ लो बीजेपी की कम सीट आती है। हाँ। आप ये मान लो, हालांकि बीजेपी का भी क्या है पता है, सबसे बड़ा काम क्या है बीजेपी का, ये कैसे भी करके सबसे बड़ी पार्टी साबित हो जाए। जानते क्यों? सबसे बड़ी पार्टी साबित होगी तो जो अध्यक्ष है, जो राज्यपाल है, वो उसको बुलाएगा तो उसके पास तोड़ फोड़ की संभावना रहेगी। इसलिए वो चाह रहा है कि सबसे ज्यादा सीट मिले और सबसे ज्यादा बड़ी पार्टी वो हो। लेकिन एक ना शिंदे को भी ये बात पता है कि अगर सबसे बड़ी पार्टी ये हो गई तो हमारा चांस खत्म, हम सीएम में से खत्म, फिर ये बड़े भाई की भूमिका में आ जाएगी। इसलिए अब जैसे जैसे बीजेपी जो है वो चाह रही है कि ज़्यादा सीट मिले, उसी में ये सब चीज़ खटाई में पड़ती जा रही है। अनिल जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे गुट में अब क्या एक नया विवाद देखा जा रहा है, देखिए, जो शुरू हो चुका है। अब कुल मिला के विवाद यही है कि अब तीनों पार्टियों में विश्वास नहीं रहा। तीनों पार्टी यानी दोनों टूटी हुई एनसीपी और शिवसेना और बीजेपी। विवाद ये है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता नहीं चाहते हैं कि एकनाथ शिंदे की लड़ाई में हम लड़ें, उसको चेहरे पे हम लड़ें। बीजेपी खुल के बोल नहीं पा रही है, आप समझो ना वो निकल ही सकती है। हाँ, बीजेपी जो है वो खुल के बोल नहीं पा रही है कि भैया नहीं यही होंगे हमारे सीएम। नहीं, कौन? एकनाथ शिंदे हमारे सीएम नहीं बोल पा रही है। न वो बोल पा रही है कि फडणवीस हमारे सीएम होंगे, वो भी नहीं बोल पा रही है। अभी ये दोनों के बीच में अजीत पवार की स्थिति क्या है? वो बोल रहा है हर बार मैं हूंगा, मैं डिप्यूटी सीएम ही रहूंगा। अजीत पवार को लेकर अभी भी असमंजस है, पेच फंसा हुआ है कि कल उठ के अगर कुछ सीटें कम आई और चाचा के पास वापस चला गया तो एक बार तो कर चुका है ये, पता है। सुबह 6 बजे जाके शपथ ले लिया और फिर बाद में शाम तक परिवार का ले लिया, अब सब कुछ किया और बाद में वापस चला गया आनंद फानन में। इसलिए देखो कि जब नरेंद्र मोदी आए और उन्होंने मीटिंग रखी बुलाने के लिए, मुझे पता नहीं है मीटिंग में क्या चर्चा हुई, लेकिन ये हुई कि उसमें उन्होंने अजीत पवार को बुलाया। जो सुना वो अजीत पवार को सुना, एकनाथ शिंदे को नहीं बुलाया। अब दिक्कत यह है कि अगर अजीत पवार कुछ अच्छी सीटें गेन कर लें, जो लगता नहीं है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन में अपनी बारामती में से अपनी वाइफ को नहीं जिता पाए थे, और जब नहीं जिता पाए तो स्वाभाविक लोगों को पता चल गया भाई इसके पास कुछ नहीं, नील बटा सन्नाटा है। अब अजीत पवार के साथ मुश्किल ये है कि अगर वो कम सीटें लाते हैं तो उनके लोग टूट के चले जाएंगे शरद पवार के साथ। और वही दिक्कत जो है वो एकनाथ शिंदे के साथ है कि जैसे ही कुछ कम होंगे तो उनके द्वार तो खुलने हैं, क्योंकि पॉलिटिक्स में कभी कोई दोस्त दुश्मन नहीं होता। बीजेपी चाहती है कि सबसे बड़ी पार्टी बनकर अगर वो करेगी तो ही राज्यपाल उसको बुलाएगा। 500 करोड़ का सर आप समझ लीजिए उसका पूरा जीडीपी है, देश में पहले नंबर का राज्य है, पैसा इतना ज्यादा है, तो उस पर सबका नजर है। यानी 100% नाक की पूरी लड़ाई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, ये लड़ाई तो नाक की है, लेकिन सीएम पद की भी है। देखो सीएम पद की क्यों? एकनाथ शिंदे इसलिए आए भाई हम सीएम बनेंगे, उद्धव हम सीएम बनेंगे, फडणवीस हम सीएम बनेंगे। समझो ये दिक्कत तो है कि भैया सीएम बनेंगे तभी फायदा होगा, तभी ये 500 करोड़ की जो जीडीपी है इस पे आपकी जो पकड़ है वो रहेगी, और वो रहेगी तभी आप सत्ता में रहोगे, दिल्ली को भी हिला सकते हो और बीएमसी के चुनाव पे भी पकड़ होगी। भाई बीएमसी तो करा ही नहीं पा रहे हैं, 2 साल से हो ही नहीं पा रहा। आप समझो उनको पता है जैसे बीएमसी कराएंगे हमारी पोल खुल जाती है, इसलिए अब जो नई सरकार आएगी वो अपने हिसाब से कराएगी। हाँ, उनके हाथ में ही पूरा एक तरह से कब्जा रहेगा। अनिल जी, जिस तरह से उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच में अब एक नया विवाद शुरू हुआ है, तो क्यों हुआ है? देखिए ये विवाद तब से शुरू नहीं, ये विवाद जब से शुरू हुआ जब ये डिसाइड किया गया था कि अब बाल ठाकरे परिवार से कोई व्यक्ति पॉलिटिक्स में एक्टिव पॉलिटिक्स में आएगा। उसके पहले क्या मातोश्री से सब कुछ चलता था, सरकार में ये लोग भागीदार हो जाते थे और सुपर सीएम की तरह सब कुछ करते थे। तो किसी को फ़ोन कर दिया भाई ये काम कर देना, ये देखो ये हमारा आदमी है, इसको छोड़ दो, ये तो सब होता था। लेकिन जब बीजेपी ने 2019 में ये चीट किया इनके साथ में, या यूँ कहें कि ये कहते हैं कि हमको कहा गया था कि 2.5 साल हम रहेंगे, 2.5 साल 2.5 साल आप रहेंगे, हालांकि बीजेपी तो इसको बात को नकारती है, ठीक है।
वो बनने के बाद सीधे तौर पर एमपी एमएलए या सरकार में सीधी दखल इस परिवार की हुई। अभी तक दखल नहीं थी, सब कुछ बड़े मजे से चलता था। इस परिवार ने दखल लेना शुरू किया और बोलना शुरू किया। सबके पेट में बहुत सारे, खुद शिवसेना के जो सीनियर उनके पेट में दर्द होने लगा। और तब इनको जाके भी पता चला कि वाकई सत्ता में होना और सीएम बनना क्या सुख है। अभी तक आप पीछे से सब कुछ चलाते रहे संगठन के माध्यम से, लेकिन वाकई अगर आप सीएम के उस पर बैठते हो तो कैसे 440 वोल्ट का आपको पावर आ जाता है। इनको लगा ये बात, ये लगा भाई ढाई सीएम भी रहे, बाद में तोड़ दिया गया। तो अंदर की जो बात ये है कि हम सीएम रहेंगे, हालांकि वो कांग्रेस के साथ आ गए, समझो। अब कांग्रेस की भी एक गलती क्या है, तो उनके साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर अभी सुनने में आ रहा है नया लेटेस्ट में कि जो 85-85 का फॉर्मूला था उसमें अब 103 सीट जो है वो कांग्रेस लड़ेगी और 94 सीट जो है वो शिवसेना लड़ेगी और 84 सीट जो है वो शरद पवार की पार्टी लड़ेगी और जो कुछ 7-8 सीट है उसमें से 2 सीट वो क्या नाम है, समाजवादी पार्टी को कुछ देंगे और आम आदमी पार्टी, 2 जो है वो जो आम आदमी पार्टी को देंगे, 3 वहाँ जो ममता बनर्जी नहीं क्या नाम है उसका लेफ्ट पार्टी है उसको देंगे, और वहाँ पर एक भाई ठाकुर की कोई पार्टी है विरार में, ये सब में उनको बोला गया कि भैया देखो 3 सीट नहीं, गलती हो गई इसमें ये है कि 3 सीट जो है वहाँ शेतकरी कामदारों की एक पार्टी है उसको देंगे, और उसमें आम आदमी पार्टी को जगह नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं इसको जगह है, जो क्या नाम है वामपंथी हैं उनको देंगे, और सीपीआई या सीपीएम, हाँ वो दोनों को 1-1 सीट देंगे, और जो समाजवादी पार्टी को 2 सीट। वहाँ पर आम आदमी पार्टी ने मना किया कि हमारा कोई वजूद नहीं है, कोई लड़ने का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह ममता बनर्जी ने भी मना किया कि हमारा भी कोई वजूद नहीं, हमारा कोई वोट बैंक नहीं, साथ में लड़ेंगे। अब ये सब मिला के बात अभी हुई है, लेकिन अब बड़ी बात यह है कि अगर कांग्रेस ने पहले ही कह दिया होता कि भैया चिंता नहीं, आप ही हमारे सीएम फेस के ऊपर हम लड़ेंगे, तब वो निश्चिंत हो जाती। कौन? शिवसेना उद्धव वाले। उनका ऐसा भैया भले हम कम सीट पर लड़ेंगे, हो सकता है 80 सीटें पे ही लड़ती वो जित नहीं करती, हमको 94 दो, हो सकता है वो कहती कांग्रेस भाई तुम ही 120 पे लड़ लो। लेकिन कहते हैं कि कभी कभार ये भी होता है कि हम गुजरात से देख रहे हैं राहुल, हो सकता है उनकी इंटरनल कोई अलग बात हो, कोई अलग रणनीति हो, समझो। लेकिन ये है कि कांग्रेस भी चाहती थी कि भैया हमारे पास ज़्यादा सीट हो क्योंकि हमने ज़्यादा मेहनत किया है। इनका कहना ये था भैया हमने तीनों मिलके लोकसभा में लड़ा, जिस तरह आपके वोट हमको ट्रांसफर हुए हमारे वोट भी आपको ट्रांसफर हुए, इसलिए आज आप 14-15 सीट पर पहुंच गए हो, समझो। सांगली में तो जो बात हुई तो उसके विरोध में जाके आपके कांग्रेस एक नेता ने लड़ा और वो जीता भी अपक्ष में, और बाद में वो जुड़ भी गया कांग्रेस से। मतलब कहीं ना कहीं ये पेंच उनमें भी फंसा है। उनको भी ये है कि सीएम बने, अगर बताया मैंने आपको, अगर उद्धव को ये पहले ही प्रोजेक्ट कर देते, लेकिन कांग्रेस में ये था कि अगर ये चीज रहेगी कि भाई ये सीएम फेस तो हो सकता है कि क्या बोलते हैं हमको कम लोग आके, और उद्धव को ये है कि अगर हम कम सीट पर लड़ते हैं या कम ये बात करते हैं तो लोग आपने तो अपना स्वाभिमान जो है वो गिरवे रख दिया। जो आपके पिताजी ने इतना बड़ा स्वाभिमान बनाया था मराठी मानुस वाली, उसको आपने तो एनसीपी और कांग्रेस के पैरों में रख दिया। ये टीका होती है। तब आदमी क्या करता उस समय, अगर मुझे कोई बोले कि अरे यार आप तो कमजोर रिपोर्टर हो, या यूं कहें कि अरे आप तो कमजोर एडिटर हो, कमजोर कोऑर्डिनेटर हो, तो मैं क्या करूंगा, अपने आप को ज्यादा बताने का प्रयत्न करूंगा, और उसमें हो सकता है कभी मैं सही भी करूं, कभी गलत भी कर सकता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस, कभी फायदा भी हो। अपनी कॉन्फिडेंस नहीं बोलते, मैं अपने आप को साबित करने के लिए, हाँ साबित करो। तो अभी क्या हो रहा है दोनों के बीच में, कांग्रेस दोनों के बीच में, कि वो साबित करने वाली बात जो है वो अभी शुरू हो गई है कि कैसे कौन ज्यादा बेहतर है, कौन ज्यादा कर सकता है। हालांकि एक मौखिक ओरल एग्रीमेंट ये है कि उद्धव ही फेस होंगे, लेकिन घोषणा नहीं किया। इसको लेकर ये पूरा विवाद अभी चल रहा है। अनिल जी, शरद पवार और अजीत पवार के बीच में अब क्या नया फॉर्मूला तय हो रहा है? देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि शरद पवार बहुत होशियार आदमी है। 38 साल की उम्र में सर उन्होंने गठबंधन में सीएम बन गए थे। वो 38 साल की उम्र, बताओ मुझे कौन ऐसा कोई बंदा है जो 38 साल की उम्र में सीएम बन गया हो? देश की राजनीति में पहला ऐसा बंदा था जो 38 साल की उम्र में सीएम बन गया था। हालांकि आतिशी भी हैं, आम आदमी पार्टी से, उनकी भी कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। अब सवाल ये है कि वो चाहते हैं कि ब्रांड
पवार, न मैं, न अजीत, न कोई और, लोकसभा में आपको ख्याल हो तो इनके भाई, यानी किसके, स्वयं अजीत पवार के भाई, वो छोटे भाई, वो स्वयं अजीत पवार के विरुद्ध में प्रचार कर रहे थे। इसने हमारे परिवार से गद्दारी की, ये गद्दार है, इसकी वाइफ भी गद्दार है, लड़ रही है, हम इसने सिंबल हमारा ले लिया, ये किया वो किया। इससे उनकी पत्नी भी वहाँ बुरी तरीके से हारी। वो परिवार में मानता, असली परिवारवाद आप देखा जाए तो वो है, उसने जिसको लड़ाया। और सबसे बड़ी बात है, मराठा नेता के रूप में उनकी एक स्टैब्लिशमेंट है। उन्होंने क्या किया, अजीत पवार जहाँ से लड़ रहे हैं वहाँ से अपने छोटे भाई के बेटे को, युगेंद्र पवार को वहाँ से लड़ा रहे हैं। अब बात वही होगा, ये गद्दार है और हमारा घर का बेटा है, इसको जिताओ। जैसे सुप्रिया बहू को देखी, बेटी को, बहू तो गद्दार की पार्टी में है, बेटी को दीजिए, बेटी अपनी, यही कांडियाक होंगे। उनको इससे मतलब नहीं है। इससे देखिए ना कि जब पहली बार इन्होंने गद्दारी की और जाके शपथ ले ली, वो चाहते थे कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए या इसको कमान सौंपी जाए, लेकिन जब इन्होंने ये पूरा कांड कर दिया, इसके बाद इसको जवाब नहीं सौंपी, उन्होंने जयंत पाटिल को और सुप्रिया सूले को जवाबदारी सौंपी। हाँ, क्योंकि एक बार विश्वास टूट जाता है तो इसलिए ब्रांड पवार से उनको मतलब है, उनको सुप्रिया सूले से मतलब नहीं है, उनको किसी से मतलब, उनको है कि हमारा ब्रांड पावर, हमारा परिवार। उनको पता है अगर हमारा ब्रांड रहेगा तो हमारा ब्रांड का कुत्ता भी बिक जाएगा, कुत्ता भी जाके भौंकेगा तो सामने वाला उसका वजन देगा। उनको ब्रांड से मतलब, उनको इसलिए देखो ना, वो ज़्यादा सीट पर भी 84 सीट पर लड़ रहे हैं। उनको ऐसा कि हम भले हम कम सीट पर लड़ेंगे, हमारा स्ट्राइक रेट अच्छा होगा और हम मजबूत पोर्टफोलियो मांगेंगे अगर सरकार में आए तो। मतलब जो पूरा जो इनका रणनीति है शरद पवार की, ये रणनीति है। उनके पास देखिए कोई सीएम चेहरे के रूप में अगर बात करो तो जयंत पाटिल के अलावा कोई दूसरा है नहीं। जयंत पाटिल इतने अच्छे तरह रहे नहीं। कांग्रेस में आप देखो तो नाना पटोले, लेकिन वो थोड़े अक्खड़ हैं क्योंकि वो वहाँ के पाटीदार हैं। वो पाटीदार हमेशा अक्खड़ होते हैं, वो आखा बोलते हैं गुजरात में, मुंह पे सुना देते हैं, थोड़े कड़क हैं, हार्श हैं, इसलिए उनकी लोकप्रियता थोड़ी कम है। वहां पर बाला साहब थोराट हैं, वो सॉफ्ट हैं, लेकिन वो भी सर्वसामान्य नेता नहीं है। अब बचा कौन, तो स्वाभाविक बचा उद्धव ठाकरे। अब उद्धव ठाकरे को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उद्धव ठाकरे के माध्यम से कैसे मजबूत पोर्टफोलियो लिया जाए, ये जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो बेनिफिट है। और इसी से नरेंद्र मोदी और जो अमित शाह परेशान है कि इनके पास तो एक चाणक्य, 84 साल तो 84 साल, असली चाणक्य उनके पास है। इनके पास चाणक्य है, लेकिन चाणक्य से काम बन नहीं रहा है। जब तक अगर आप ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हटा दें तो उस चाणक्य के पास कुछ भी नहीं है। हाँ, मतलब इनके पास में सिस्टम के साथ में चाणक्य बन रहे हैं, लेकिन वो उसके राजनीतिक के रियल में चाणक्य है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि अगर इलेक्शन कमीशन थोड़ा भी फेयर हो, 60-30 हो जाए, नहीं 60-40 हो जाए, 60 और 40 हो जाए, और 60% वो बाइस्ड करे, लेकिन किसको लेकर, मोदी साहब को लेकर, या 70-30 हो जाए। अब ये तो 90-10 वाली बात हो जाती है। आप 70-30 करिए तो भी वो लोग जीत जाएंगे। ये पूरा जो माहौल जो है वो, इसीलिए जो बीजेपी हर तिकड़म लगाने का प्रयत्न अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन जिस हिसाब से जो महाविकास आघाड़ी एक एक रणनीति बना रही है, देखिए पूरा सॉल्यूशन उनका धीरे धीरे लाने की कोशिश कर, इंडिया गठबंधन को साथ में लाने की कोशिश कर रहा है। ये कोशिश जो है वो जो महायुति उसमें नहीं दिख रहा है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी बड़े भाई बन के बैठे हैं, हम भैया इससे कम हम लेंगे नहीं, तुम दोनों छोटो देख लो अपने हिसाब से, और नहीं देखेंगे तो डूबे, कोई समस्या है यहाँ। तो ये थे हमारे साथ अनिल भाई पटेल, महाराष्ट्र की राजनीति पे जिस तरह से चर्चा की। तो हमारी बात आपको कैसे लगती है ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आप शेयर करें। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें पंचायत के साथ में। नमस्कार।